हेलो दोस्तों, नमस्कार। है कैपिटल डी और इस कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ है। ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। अब क्या हुआ, यहाँ से जो वेव निकली S1 से और S2 से वो कोहेरेंट, चूंकि वो कंडीशन फुलफिल कर रही है, वो कोहेरेंट है और कोहेरेंट होने की वजह से वो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे पर्दे पर काली और चमकीली पट्टियाँ एक ऑल्टरनेट तरीके से हैं। तो मान लो कि ये जितना वाइट पोर्शन हम कर रहे हैं ये हमारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं। और आपको याद क्या रखना है, ब्राइट फ्रिंज रखने के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और इन दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच में जो और खाली जगह आपको दिख रही है वो हमारी डार्क फ्रिंजें हैं। तो ये डार्क हैं, ये सब डार्क फ्रिंजें दिख रही हैं और ये सब ब्राइट फ्रिंजें आपको दिख रही हैं। ओके, तो पूरी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस की वजह से डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। अब हमने कोई पॉइंट मान लो यहाँ चुन लिया, तो अब इस पॉइंट को अगर आप चुनते हो तो S1 से P तक की डिस्टेंस P मान लें, एक ले लोगे, S2 से P तक की डिस्टेंस एक ले लोगे। तो रे डायग्राम के फॉर्म में हमने यहाँ पर बनाया है। P का चुनाव हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक O भी दिख रहा है, O क्या होगा, O एक ऐसा पॉइंट है कि आप S1 से O तक जाओगे तो जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी S2 से O तक की होगी। यानी O हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर S1 से O तक जाने में प्रकाश को जो रास्ता तय करना पड़ेगा और S2 से O तक जाने में प्रकाश को जो रास्ता तय करना पड़ेगा वो बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर S1O से लेकर के S2O के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो पाथ डिफरेंस हमारा S1O माइनस S2O 0 आएगा। लेकिन अगर हम P को देखें तो S2P ये वाला जो रास्ता है ये ज़्यादा लंबा है, तो S2P माइनस S1P की वैल्यू कुछ आएगी और हम उसको कुछ डेल्टा कह सकते हैं। डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है कि अगर ये डेल्टा n लैम्डा के बराबर है, n क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 इंटीजर नंबर, तो अगर n लैम्डा के बराबर है तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी जैसा अभी आप यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आप कह सकते हो n प्लस हाफ लैम्डा हो जाए, n में आप हाफ जोड़ दो, तो अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 होगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरह से अगर वैल्यू होगी तो वो क्या बनाएंगी, यहाँ पर ये डार्क फ्रिंजेस बनाएंगी। तो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, और डार्क फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए n प्लस 1 लैम्डा। ये इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। अब फिर क्या हुआ, जब हम उस डेरिवेशन में, हम पिछले क्लासेस की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं कुछ समय बाद इस क्लासेस को मैं ले रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको रिकैप हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम इस जगह पर देखते हैं तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि हमारी सारी जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो बराबर चौड़ाई की है। इसका भी डेरिवेशन है आपके पास। हम लोगों ने देखा था कि अगर हम फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करें तो दो चमकीली पट्टियाँ, दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो कि एक डार्क फ्रिंज है, तो उस डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी आई थी, d लैम्डा बाई 2d। नाउ व्हाट इज d? d इज दिस डिस्टेंस d। लैम्डा क्या है, हम ये कह रहे हैं कि S1 और S2 से जो वेवलेंथ निकल रही है वो लैम्डा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे S1 और S2 ये दोनों सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक हैं। मोनोक्रोमैटिक कहने का मतलब है उनसे एक ही वेवलेंथ, प्रिसाइसली एक वेवलेंथ एमिट हो रही है और उस वेवलेंथ की वैल्यू d लैम्डा है। और दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को तो आप ऑलरेडी 2d कह चुके हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले से हम कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू करें। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन होता है, मान लो हमने यहाँ पर येलो लाइट सोर्स इस्तेमाल किया है, सपोज हमने सोडियम लैंप का इस्तेमाल किया है। तो सोडियम लैंप में जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5893 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए सोडियम लैंप एक ट्रू मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स नहीं है। सोडियम लैंप के अंदर दो लाइनें होती हैं जिनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में D1 D2 लाइनें कहते हैं। तो एक लाइन है D1 लाइन, दूसरी लाइन है D2 लाइन। एक की वैल्यू होती है 5896 एंगस्ट्रॉम,
दूसरे की वैल्यू होती है 5890 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों का जो मीन होता है वो होता है 5893 एंगस्ट्रॉम। और हम प्रैक्टिकली इसी वैल्यू को फॉर्मुलेशन में अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करते हैं। सो अभी हमारे पास 5893 एंगस्ट्रॉम की वेव है सोडियम लैंप के रूप में। अब सवाल ये है, मान लो हमने सोडियम लैंप की बजाय कोई रेड कलर की लाइट यूज कर ली, मोनोक्रोमेटिक वो भी है, जस्ट हाइपोथेटिकली आप सोचिए। तो जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ 5893 से बढ़ के मान लो जस्ट बहुत प्रिसाइज नहीं हो रहा है, हम लोग 7000 एंगस्ट्रॉम पे चले गए, वेवलेंथ हमने बढ़ा दी। तो सिर्फ वेवलेंथ बढ़ाने से क्या इंटरफेरेंस के पैटर्न पर कोई असर पड़ेगा? क्या इस इंटरफेरेंस जो हमें दिख रहा था ब्राइट डार्क में, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब ब्राइट फ्रिंज लाल रंग की बनेंगी क्योंकि हमने रेड लाइट को इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके अलावा एक चीज और चेंज होगी। आप देखो, आपने डी फिक्स रखा है, 2D फिक्स रखा है, लेमडा बढ़ा दिया। अगर लेमडा बढ़ा दिया तो बीटा बढ़ जाएगा। बीटा बढ़ने का मतलब क्या है कि जो चौड़ाई है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की वो बढ़ जाएगी। तो जहां पहले ब्रॉडनेस इतनी थी येलो कलर के साथ, अब पॉसिबली अब उसकी ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी, दोनों तरफ बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राइट ही बढ़ेगी, डार्क नहीं बढ़ेगी। हम लोग ने देखा है कि चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, सबके लिए जो आपका बीटा होता है वो सेम होता है। तो लैम्डा जब बढ़ाओगे आप तो उस समय उसका ओवरऑल असर क्या होगा कि ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई दोनों ही ब्रॉड मतलब खिंच जाएंगे, एक तरह से स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। और हम ये पाएंगे कि हमारा जो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम तो नहीं कहना चाहिए, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। जब सभी चौड़ी हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा फैल रहा है, या सांस भर रहा है, इस तरह से फैलेगा थोड़ा सा। ओके, ये एक तरीका हमने देखा। तो वेवलेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो आपको वेवलेंथ में जो पैटर्न है इसमें चौड़ाई ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की बढ़ती हुई दिखेगी। और अगर आपने ब्लू लाइट का इस्तेमाल कर दिया तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ हमें मालूम है कम होती है। तो जब वेवलेंथ कम होगी तो बीटा भी कम हो जाएगा, और बीटा कम होने की वजह से ये फ्रिंजें जो हैं वो पतली पतली बनेंगी और पास पास बनेंगी। तो डेंस आपको दिखाई पड़ेगा, आपको ये पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न डेंस दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी ही दूरी में पतली पतली बहुत सारी आपको पट्टियां दिखाई पड़ेंगी। तो ये एक तो ये असर हो गया। दूसरा है डी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा अगर हम पर्दे को दूर कर दें। मान लो आपने पर्दा यहाँ रखा था, अब आप इसको यहाँ रख रहे हो, तो अगर आप डी बढ़ा रहे हो तो दूर जाने पर जो फ्रिंजें हैं वो ब्रॉड हो जाएंगी। तो आपने यहाँ रखा तो आपने देखा फ्रिंजें पतली पतली हैं, आप इसे दूर ले जा रहे हो तो आप वहाँ पर जब ले जाओगे तो आपको फ्रिंजें चौड़ी चौड़ी दिखाई पड़ेंगी। इसका मतलब वो फ्रिंजें यहाँ भी मौजूद थी, यहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी मौजूद हैं। इसी वजह से आप पर्दे को यहाँ रख रहे हो तो पतली पतली दिख रही हैं, पर्दे को यहाँ रख रहे हो तो थोड़ा चौड़ी दिखेंगी, और दूर रखोगे तो और चौड़ी दिखेंगी। ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा है कि जैसे अगर हम एक इस तरह का ट्रायंगल बनाएं इस तरह का, तो अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो हमारा इंटरसेक्ट एक छोटी सी लाइन आएगी। अगर हम यहाँ इंटरसेक्ट देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट थोड़ा बड़ी लाइन आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हमारी और बड़ी लाइन आएगी। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर कोई चीज़ इस तरह डाइवर्ज हो रही हो तो उसके डिफरेंट सेक्शंस पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर लंबाई अलग अलग दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही तो हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर हम सोर्सेस के पास हैं, पास पर्दा रखा तो यहाँ हमें लाइनें फ्रिंज की पैटर्न पास पास दिखाई पड़ेगा। थोड़ा पर्दा दूर कर दोगे तो ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा, पर्दा और दूर कर दोगे तो ये पैटर्न हमारा और ब्रॉड होगा। तो ये कुछ डाइवर्जिंग सा बिहेवियर यहाँ पर हमें दिख रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये डिस्कशन मैंने यहाँ पर बात इसीलिए छेड़ी है क्योंकि आगे जा करके जब हम नॉन लोकलाइज फ्रिंजों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि नॉन लोकलाइज फ्रिंजेस क्या होती हैं, लोकलाइज फ्रिंजेस क्या होती हैं, तब हम इस चीज़ को समझेंगे। तब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रिंजेस होती हैं वो किसी एक जगह पर नहीं है, वो चारों तरफ बिखरी हुई हैं, चारों तरफ बन रही हैं फ्रिंजेस वहाँ पर। ओके, खैर अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है कि पर्दा दूर करने पर, स्क्रीन को दूर करने पर क्या असर पड़ेगा। इसको देखो, इसका असर क्या है। अगर हम सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को कम कर दें
तो अगर सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस आप कम रखोगे तो आपको, अगर इसको आप स्मॉल रखोगे तो रेसिप्रोकल रिलेशन होने की वजह से जो बीटा होगा इट विल बी लार्ज, बीटा की वैल्यू आपकी पहले की तुलना में लार्ज होगी, ठीक है, बीटा लार्ज होगा आपका। तो अगर आप चाहते हो कि आप जिस पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हो उस इंटरफेरेंस पर्दे पर फ्रिंजे इतनी चौड़ाई की बने कि आप उसको मेजर कर सको, आप उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सको उसकी विड्थ को, तो आपको चाहिए क्या कि आप सोर्सेस को एक दूसरे से थोड़ा पास रखेंगे। इसीलिए हम 2D को कम रखना चाहते हैं, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस हमें स्मॉल रखना पड़ेगा। ओके, अब यह बहुत अच्छा, यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ग्राफिकल तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आखिर सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम कम कर देंगे तो कैसे हमारी फ्रिंजेस ब्रॉड बनेंगी और कैसे हमारी फ्रिंजेस नैरो हो जाएंगी। इसको जरा समझिएगा, ग्राफिकली इसको समझिएगा। चलिए देखिए, जरा समझने की कोशिश करिए इस चीज को। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स S1 है, तो इससे अब हम वेव पैटर्न, वेव फ्रंट के फॉर्म में बात करें तो ये हमारा ट्रफ है, मान लो ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा ट्रफ है, फिर ये हमारा क्रस्ट है, फिर ये हमारा ट्रफ है। नाउ दिस इज क्रस्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट, ये हमारे इस तरह से बन रहे हैं। ओके, ये है हमारे पास सपोज, और हमने एक सोर्स इसके पास रखा S2 भी, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ऐसा ही उसका भी नेचर है, ऐसा ही नेचर इसका भी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, देखिए ये एक इंटरफेरेंस आप देख रहे होता हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ लोकस बनाते हैं। तो लोकस हम कैसा कुछ देख रहे हैं, खैर थोड़ा सा अभी तो हमारी ड्राइंग की इम्परफेक्शन है कि हम उतना अच्छा नहीं बना पा रहे, लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ पर इस डॉटेड लाइन को डॉटेड कट कर रही हैं, इसको कंप्लीट लाइन को कंप्लीट लाइन कट कर रही हैं, डॉटेड कट कर रही हैं इस तरह से, तो ये एक रास्ता है। यहाँ से जाओगे तो आपको यहाँ एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ऐसे ही जहाँ पर डॉटेड को ये लाइनें कट कर रही हैं, इस तरह से एक पाथ पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क बनेगा, तो ये हिस्सा डार्क बनेगा, फिर यहाँ पर कहीं ब्राइट बनेगा इस तरह से। तो आप इस तरह देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वेव फ्रंट एक दूसरे को एक एंगल पर कट कर रहे हैं, एक मतलब बिल्कुल टच करती हुई लाइन है यहाँ पर इस जगह पर। क्यों? क्योंकि आपने दोनों सोर्सेस को पास रखा है। दूसरा डायग्राम देखें, मान लीजिए एक लाइट सोर्स आपका S1 है और दूसरा लाइट सोर्स यहाँ पर है। तो इसके लिए अगर हम इस तरह का पैटर्न बनाएं, देखिए यहाँ पर इसके लिए जब पैटर्न बनाएंगे हम, तो हम पाएंगे कि लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर के पोर्शन दूसरे कट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे। नो, दिस इज आप देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ क्या हो रहा था कि जब ये पैटर्न, ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट एक दूसरे कट कर रहे थे, तो आप देख रहे हो कि इनके बीच का जो एंगल है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आया तो फिर अगला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, फिर अगला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो हम अगर इसको देखना चाहें तो हम कहेंगे कि ये एक पोर्शन डार्क का है, ये एक पोर्शन ब्राइट का है, फिर ये एक पोर्शन डार्क का है, ये पोर्शन ब्राइट का है, ये पोर्शन डार्क का है। तो उस लिहाज से हमारे पास यहाँ डार्क आया, तो उसके बाद यहाँ ब्राइट आया, फिर उसके बाद यहाँ डार्क आया। तो ये ब्राइट पोर्शन है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, फिर यहाँ पर डार्क है। तो अगर सोर्सेस आप पास पास रख रहे हो तो हम देख रहे हैं कि जब कट पॉइंट आ रहे हैं तो कट पॉइंट कंपैरेटिवली दूर दूर हैं।
लेकिन अगर आप इन सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो उस वजह से क्या होता है कि जब ये वेव फ्रंट एक दूसरे को कट करने वाले होते हैं तब तक इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जो कट पॉइंट, ये एंगल है, ये एंगल बढ़ चुका है। यहाँ जो एंगल था तो यहाँ एंगल तो कम था, यहाँ एंगल बढ़ चुका है। बढ़ा हुआ एंगल होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पॉइंट थे जो दूर दूर थे, अब वो पॉइंट आपके पास पास हैं। ठीक है, ये पॉइंट पास पास है, तो आपको पास जल्दी जल्दी डार्क और फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ डार्क, फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ डार्क। तो जितने हिस्से में इस केस में अगर हम इतने बड़े हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 ब्राइट और डार्क बैंड देखें तो उतने ही हिस्से में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कुछ ज़्यादा हमको उतना है। ये पोर्शन उतना ही लें, ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर लें तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम बनेंगी लेकिन ब्रॉडर चौड़ी बनेगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा होंगी और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो पहले की तुलना में पतली है। तो अगर हम उस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि बीटा इजिकल टू डी लैम्डा बाई 2d है, ये है, तो इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसको विजुलाइज अगर आप करना चाहोगे तो विजुलाइज करने का ये देखो बहुत अच्छा तरीका है डायग्राम कि 2d अगर स्मॉल होगा, यहाँ स्मॉल होगा, तो आप देखोगे इनका जो जब ये कट करते हैं तो ये जो कट पॉइंट पे जो एंगल है इट इज नॉट वेरी लार्ज, स्मॉल ही कह सकते हो। लेकिन जब ये 2d बढ़ा देते हो देन आप ऑब्जर्व करते हो कि ये लाइनें पास पास हैं, ये ज़्यादा कर्वेचर के साथ कट कर रही हैं और उस वजह से यहाँ पर लाइनें फ्रिंजे पास पास बन रही। तो इस तरह से हम एक तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला ये मैथमेटिक्स में बता क्या रही है। तो मैथमेटिक्स इस खूबसूरत से ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को बता रही है और ये हम इसको समझ सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है जो हम समझना चाहेंगे वो ये है कि आखिर ये पैटर्न बनता कहाँ है, इसको हम नॉन लोकलाइज्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों कहते हैं। ये थोड़ा सा हम डीपर साइड में जा रहे हैं, जैसा कि हम शुरुआत से बात ये कर ली थी हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से कि हम हम ऑप्टिक्स को सतही रूप से नहीं देखना चाहेंगे, हम इसको थोड़ा गहराई में उतर के देखना चाहेंगे और मे बी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको कर रहा होगा, कर सकता है, लेकिन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको थोड़ा सा डीप में उतर के उन गणित बता क्या रही है, उसको ग्राफिकली कैसे समझा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझना चाह रहे हैं यहाँ पर। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस होल डिस्कशन। इस पूरे वीडियो को बनाने का, इस पूरे ताम झाम को करके सब कुछ करने का सिर्फ एक मकसद है कि आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे कि किस तरह से ब्यूटीफुली ये सारी मैथमेटिक्स इस पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हमारे सामने रखती है। ऐसा लगता ही नहीं, हर चीज़ बिल्कुल लॉजिक है, एवरीथिंग इज एज पर द कॉमन सेंस। दैट इज़ वाई इस डिस्कशन करने का मकसद क्या है। तो अगला हमारा मोटिवेशन है कि हम नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस क्या कहते हैं। जब ये इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या इंटरफेरेंस वहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। इंटरफेरेंस उस समय चारों तरफ हो रहा होगा। अगर 2 पॉइंट सोर्स यहाँ से है तो वेव फ्रंट चारों तरफ फैल रही है, इंटरफेयर कर रही है, तो ये चारों तरफ हमको वो फ्रिंजेस दिखाई पड़ सकती हैं। हम पर्दे को ठीक से लगाएं, ऑब्जर्व करना चाहें तो इसको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कन्फाइंड नहीं है, ये नॉन लोकलाइज्ड है, दे आर एवरीवेयर। तो किस तरह का शेप होता है, अब हम जब मैथमेटिक्स करेंगे तो हम पाएंगे कि दीज फ्रिंजेस आर फॉलोइंग द पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप की वो फ्रिंजेस होती हैं, उनका बेसिक नेचर पैराबोलिक है। तो हमें वो फिर स्ट्रेट क्यों दिखाई पड़ती हैं। तो भाई स्ट्रेट दिखाने का एक हम लिखेंगे वहाँ पर मैथमेटिक्स के थ्रू कि जब हम उस पैराबोलिक इक्वेशन को ले करके इसकी इसेंट्रिसिटी निकालेंगे और उस इसेंट्रिसिटी के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पाथ डिफरेंस वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस भी उसमें दिखाई पड़ेगी। चूँकि हम डिस्टेंस भी ले रहे हैं, हम पाथ डिफरेंस को बहुत कम ले रहे हैं, तो उन सारे फैक्टर की वजह से उसकी इसेंट्रिसिटी ऐसी हो जाती है कि वो पैराबोलिक फॉर्म के बजाय वो स्ट्रेट पोर्शन को शो करती है, तो इसलिए हमें स्ट्रेट दिखाई पड़ती है। तो ट्रू नेचर क्या है फ्रिंजेस का और फिर हमें क्यों दिखती है,
वो भी मैथमेटिकली हम बिल्कुल प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा हो आप लोग के लिए कि कैसे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये फिल्म का जो बेसिक नेचर है वो पैराबोलिक है, और फिर हम कैसे प्रूफ कर ले जाएंगे कि ये स्ट्रेट होती हैं, क्योंकि पैराबोलिक इसेंट्रिसिटी जो आप निकालोगे इस इक्वेशन से वो एक सर्टेन कंडीशन के तहत स्ट्रेट पोर्शन को आपको रिप्रेजेंट करेगी। सो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट डिस्कशन। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। बाय।